ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय गुरुतुल्य श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी, आदरणीय पाटिल जी, श्री पवन श्रीवास्तव जी, संजय जी और विशिष्ट जन, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है कल, आज और कल, दरअसल इसे ही हम काल चक्र बोलते हैं। ये काल चक्र को ही, टेंस को एक तरह से कल, आज और कल के रूप में कहा गया है। मेरे लिए जो विषय दिया गया है वो है गंगा मैया की यात्रा और नर्मदा मैया की यात्रा। गंगा यात्रा के दौरान माननीय गोविंद जी के श्री मुख से जो मैंने श्रवण किया, वो सदा कहते रहे कि गंगा जी नदी नहीं है, गंगा जी ब्रह्म द्रव्य हैं। एक दो बात और उन्होंने कहा। पूरे रास्ते में वैसे तो उन्होंने पूरी देश दुनिया के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो शुभ होगा उसका संकेत, और वर्तमान काल में अगर हम उस कार्य को नहीं किए तो अशुभ क्या होगा उसका संदेश शाब्दिक रूप में दोनों यात्राओं में दिए हैं। अगर हम उनके शब्दों को, उनके दूरदृष्टि से जो निकले हुए शब्द है, अगर उसको हम समझ पाए तो। लेकिन यात्रा के दौरान उन्होंने एक चीज सदा कहा कि जीव जगत और जगदीश का स्वरूप और उसका अंतः संबंध, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर ये अंतः संबंध कमजोर पड़ता है, इस अंतः संबंध ये भी प्रकृति का ही स्वरूप है, तो प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो प्रवाह है, उसकी जो तासीर होती है, उसमें परसेंटेज किस चीज का बढ़ गया है। तो वर्तमान काल में एक चीज और बताते थे कि जब जब भारत समृद्ध होगा तो दुनिया समृद्ध होगा, और अगर भारत समृद्ध नहीं होगा तो दुनिया अगर समृद्ध हो गया तो पूरी दुनिया को दंगा, फसाद, युद्ध, बेविचार यही सब परोसेगा, क्योंकि उनके पास में ना तो संस्कृति है ना ही कोई खास सभ्यता है। एक चीज और बताते थे कि भारत जब जब समृद्ध होगा, तो अगर भारत के काल चक्र को हम घुमा करके देखते हैं तो गंगा जी की जो यात्रा है, गंगा नदी, गंगा मैया जहां से निकल रही है, वो जो 5 राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, आप सतयुग की परिकल्पना को छोड़ दीजिए तो त्रेता से, इतिहास में भी अभी बता रही थी अन्विता बहन, वेदवीर जी से भी मेरी बात हुई थी, तो इतिहास वहां से वो ले रहे हैं। तो अगर हम त्रेता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये जो 5 राज्य था, ये पूरा तरह से संस्कृति और समृद्धि से संपन्न राज्य था, उधर मिथिला से लेकर इधर अयोध्या तक, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन्हीं के बीच से गंगा मैया निकल रही है। गंगा मैया को पाप नाशनी भी कहते हैं। माननीय गोविंद जी कहते थे इसमें बैक्टीरिया फोसे है। बैक्टीरिया फोसे का एक काम है कि अगर 1 चम्मच गंगा जल हम एक बाल्टी में रख देते हैं तो पूरा बाल्टी गंगा जल बन जाता है। तो हमारे शरीर में भी तो 70% जल का ही सोर्स है। अगर हम गंगाजल का पान करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर में भी तो वैसी प्रतिक्रिया होगी। इसके लिए तो दिनचर्या और आहारचर्या का सिद्धांत है वो सब खराब हो गया। लेकिन आने वाले समय में अगर इन 5 राज्यों का, जहां से गंगा मैया गुजर रही है, माननीय गोविंद जी का जो अध्ययन प्रवास था, वो अध्ययन प्रवास केवल जुमला नहीं था, अध्ययन प्रवास केवल भ्रमण नहीं था। अध्ययन प्रवास के पीछे का जो मूल कारण है वो ये है कि इन क्षेत्र का समूल विकास जो होगा, इस क्षेत्र का जो संस्कृति और समृद्धि पुनः वापस आएगा, उसके लिए वर्तमान काल में ऐसा कौन सा साधना किया जाए जिससे ये पुनः उस वैभव को सिद्ध कर सके। उस सिद्धि के तरफ बढ़ने के लिए जो कोरोना काल में हम लोगों ने वहां यात्रा के उपरांत माननीय गोविंद जी के मुखार बिंदु से जो श्रवण किया, अन्य महापुरुष के जो मुखार बिंदु से श्रवण किया, अपने ज्ञान चक्षु से जो हमने दर्शन किया है, उसके उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं
कि गंगा मैया का समूल अपने स्वरूप में वापस आने के लिए उनकी निर्मलता शुद्धता से लेकर उनकी जो घाट बाट और पेट की जो स्थिति है उन सबको सुधारने के लिए और पांचों राज्य के जनमानस को वहां के वास्तविक जो सत्ता है, वास्तविक जो क्षमता है, उसको कैसे उन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए निरंतर यात्रा के बाद भी बातचीत चल रही है। लेकिन इसे पूरी अभियान के तहत पूरी तरह से आंदोलनात्मक दृष्टिकोण से, रचनात्मक दृष्टिकोण से स्वरूप प्रदान हो, इसके लिए जो मानस तैयार हुआ है, वो सारी बातें जब समय अनुकूल होता है तो मैं जो सोचा हूं वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष में इस प्रस्ताव को रखेंगे। उसे रखने के उपरांत जो विचार बन के आएगा तो माननीय गोविंद जी के कथनानुसार सरकार की बात सरकार से और समाज की बात समाज से करनी होगी, क्योंकि कोई भी परिवार, समाज, राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उसका संतान अच्छा हो। तो उन 5 राज्यों के भी संतान का यह कर्तव्य बनता है कि गंगा मैया जहां से गुजर रही है उनको क्षमता को समझें, अपनी वैभव को समझें और अपनी जो खोई हुई समृद्धि और संस्कृति है उसको वापस लाएं। उसके लिए उनके 5 राज्यों के पूतों को जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। एक अपने में कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो कहीं ना कहीं कपूतता तो आई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो प्रतिशत है व्यक्तियों के अंदर में बढ़ा है और ये बढ़ेगा तो स्वार्थवाद और अवसरवाद की ही स्थिति जन्म लेगा। जो परसेंटेज में जन्म ले चुका है उसका जो परिणाम होता है उसी से भ्रष्टाचार और व्यभिचार फैलता है। तो हम अपने अंतःकरण में शतोगुनी भाव को जागृत करें, उसके लिए भी कई संस्थान, जो अभी बात हुई है जितेंद्र जी कह रहे थे, तो वो जो भावधारा है वो इंटरनल है, स्पिरिचुअल साइंस की विषय है। उसके लिए संवाद में जाकर के शब्दों का प्रवाह करना पड़ेगा। वो शब्द शुद्ध जो शब्द सिद्ध बीज जो है वो जब अंतःकरण में जाएगा तो हृदय परिवर्तन होगा। ऐसा होना है और इन सभी कार्यों को आगे करना पड़ेगा। इसके लिए 5 राज्यों के युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने के क्रम में हम बराबर संवाद में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने वैभव को इन 5 राज्य के लोग नहीं चाहेंगे कि हमें हमारा वैभव मिले, हमें हमारा संस्कृति और समृद्धि पुनः मिले, तो उसके लिए एक एक व्यक्ति को अपने उस स्वरूप में जाना पड़ेगा जहां पे गिरावट आ गई है। वो जो मानवीय मूल्य में गिरावट आया है उसे फिर से उठाना पड़ेगा, फिर से सामान्य विचार से उठ करके मेगा प्रतिभा और रितंभरा की तरफ बढ़ना पड़ेगा और सत्यवादी विचारधारा को व्यवहारिक जीवन में लाना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो दर्शन में पाया है यात्रा के दौरान कि शब्दों से तो सब महान है। एक वो श्लोक है, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। तो अनभ्यासे विषम विद्या के लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अब अभ्यास वाले लोगों की जरूरत है। जो क्षेत्र में प्रकृति केंद्रित विकास जो होगा उसके लिए मानस जो अभी तैयार हुआ है, व्यवस्था जो भी होता है वो विचार से होता है। वो परिवर्तन जब होगा तो किस दिशा में होगा, तो प्रकृति केंद्रित व्यवस्था के तरफ। तो प्रकृति से जुड़ी हुई जो संप्रदा है, अगर उन संप्रदायों को ही हम पूरी तरह से संभाल लें तो माननीय गोविंद जी कहते हैं कि हमारे 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन है देश में, अभी भी हमारे पास इतनी क्षमता है कि 400 करोड़ आबादी का पूरी तरह से भरण पोषण हम कर सकते हैं। इतना समृद्धशाली जो हमारा वैभव है, हमारा जो प्रकृति है, कहीं ना कहीं हम अपने प्रकृति की ऊर्जाओं को ठीक से अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं, अनुकरण के दिशा में बढ़ते हैं, इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। आगे मैंने जैसा बताया, इस विषय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष हम इस प्रस्ताव को रखेंगे। क्षेत्र गंगा यात्रा के दौरान जितने भी लोग मिले हैं उनसे बराबर संपर्क में हैं और आगे चल करके इसका व्यवहारिक स्वरूप जो हो उसको प्रदान करने के लिए, उन साधना के लिए इन 5 राज्य में हम लोग जगह जगह डायलॉग करेंगे, जगह जगह संवाद करेंगे, ताकि सहमति बने और आगे स्वरूप प्रदान हो सके, क्षेत्र की जल जंगल जमीन और जानवर की स्थिति ठीक हो सके, आध्यात्मिक व्यवस्था पुनर्स्थापित हो, थोथी बातें ना हो, व्यवहारिक जीवन हो। इस दिशा में जाने के लिए जिस साधना की जरूरत है वो आगे होने का पूरा मार्ग खुला है।
और उस कार्य को किया जाएगा। नंबर 2, नर्मदा मैया की जो यात्रा हुई है उसमें नर्मदा मैया से जुड़े हुए भैया जी सरकार हैं जो अभी अनशन पे हैं। भैया जी सरकार के द्वारा प्रतिदिन का उनका लेखा जोखा तस्वीर के रूप में या लेखन के रूप में हम कलेक्ट कर रहे हैं। और भी नर्मदा मैया की यात्रा के दौरान जो लोग मिले थे उन सब से बराबर संवाद चल रहा है। इस विषय पे भी आगे कार्य को करेंगे। कार्य की बहुत ज्यादा जरूरत है, व्यवहारिक कार्य की जरूरत है, आपसी सहमति और सहयोग की जरूरत है। अगर हम एक दूसरे को वैज्ञानिक, ये विषय सब बड़ा व्यापक है लेकिन बड़ा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को सहयोग करते हुए जब हम कार्य के तरफ बढ़ेंगे तो निर्माण भी होगा, संस्कृति भी बचेगी, सब कुछ होगा। इस दिशा में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, इटर्नल हिंदू ये वचनबद्ध है, ये कटिबद्ध है। चाहे इसमें समय जो भी लगे, हमारा ये उद्देश्य है और हम उस पथ पे माननीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में, पाटिल जी के नेतृत्व में, हमारे पवन श्रीवास्तव जी हैं और जो वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, इटर्नल और अन्य संगठन से जुड़े हुए जो हमारे अभिभावक हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके अनुसार आगे कार्य को किया जाएगा। आज मैं इतना ही एक छोटी सी शायरी सुना करके शब्दों को विराम दूंगा। इसमें आप अगर समझ सकते हैं तो समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि राज मोहब्बत का छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। राज मोहब्बत का छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। और जख्म सीने का सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। और माना शहर मेरा है अंधेरों का शहर, माना शहर मेरा है अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। और हमें क्या गरज है इस बेदर्द दुनिया से, हमें क्या गरज है इस बेदर्द दुनिया से, हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। तो हमारे पास सारे संसाधन देश में मौजूद है, एक दूसरे का साथ दे करके हम अपने आप को खड़ा करेंगे। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सबको पुनः प्रणाम।